क्या आप जानते हैं कि टोयोटा का एक गुप्त कारखाना है और वहां वह ऐसे दिग्गज मॉडल बनाती है जिन्हें आम जनता लंबे समय से खरीद नहीं पाई है। बिल्कुल नए वाहन, बिना टर्बो, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स और लगभग बिना किसी आरामदायक सुविधा के। और यह बात गंभीर है, टोयोटा ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण तक प्रदान करती है। दोस्त, आज मैं तुम्हें टोयोटा जिब्राल्टर स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। वह जगह जिसे हर कार प्रेमी देखने का सपना देखता है, लेकिन जो केवल विशेष ग्राहकों को ही सेवा देती है। क्या हाल है गालिज? चैनल में आपका स्वागत है। यह मेरे लिए खुशी की बात है कि आप एक बार फिर मेरे साथ हैं उस विषय पर बात करने के लिए जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, कारों के बारे में। मैं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काफी समय तक डीजल कार होना मजबूती का प्रतीक माना जाता था। अटूट माने जाने वाले ये वाहन हर तरह का भारी काम करते थे और उन गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे जिन्होंने इतिहास रचा, देश के निर्माण में मदद की। जैसे कि टोयोटा बंदेरांते को कैसे भुलाया जा सकता है? उदाहरण के तौर पर सरल, मजबूत, वो ऐसा समय था जब कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक टूल बॉक्स और मैकेनिक्स का बुनियादी ज्ञान हो, इन इंजनों को अपने घर के गैराज में भी खोल छू सकता था। ये टर्बोचार्ज्ड नहीं होते थे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बहुत ही साधारण होती थी और ये सबसे घटिया क्वालिटी के डीजल पर भी चल जाते थे। वैसे आज भी कुछ पुराने वाहनों के मालिक इन्हें यहां तक कि इस्तेमाल किए गए किचन ऑयल यानी तले हुए खाने के तेल से भी चलाते हैं। लेकिन समय बीतता गया, नए उत्सर्जन नियम बनाए गए, जैसे कि प्रसिद्ध यूरो मानक है ना, यूरो 4, यूरो 5। फिर आए टर्बोचार्ज्ड इंजन और अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। सब कुछ इस मकसद से कि ज्यादा पावर मिले, ईंधन की बचत हो और आरामदायक अनुभव मिले। डीजल इंजन अब कम प्रदूषण फैलाने लगे, कम कंपन करते थे और पहले जितने ही ईंधन खपत के साथ कहीं ज्यादा पावर देने लगे। अगर एक तरफ यह अच्छा था तो दूसरी तरफ इसने डीजल इंजनों की सबसे बड़ी खासियत यानी उनकी मजबूती को धीरे धीरे कम कर दिया। वह मशहूर कहावत डीजल इंजन 1 मिलियन किलोमीटर तक चलता है अब पहले जैसी आम नहीं रही, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन पाने के लिए इनमें बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें और कई सेंसर जोड़े गए और इनकी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक संरचना और भी जटिल होती गई, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले डीजल और नियमित मेंटेनेंस की जरूरत बढ़ गई। खुद वर्कशॉप्स को भी इनसे निपटने के लिए और अधिक विशेष उपकरण खरीदने पड़े। आज आप अपने घर के गैराज में सिर्फ एक टूल बॉक्स के सहारे डीजल इंजन नहीं सुधार सकते। टैंक में खाना पकाने का तेल डालकर गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं। अपने कंपास के साथ ऐसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन उन लोगों ने तो मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज के डीजल इंजन खराब हैं। ठीक है दोस्तों, मुद्दा यह है कि अब ये इंजन पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गए हैं। इससे उन्हें काफी फायदा भी हुआ है। आज के डीजल इंजन अब पहले जैसे धीमे नहीं रह गए हैं, ये अब काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं और अब उतना कंपन भी नहीं करते हैं ना। कौन भूल सकता है टोयोटा बैंडेरांटे को, जो न्यूट्रल में होते ही इतना कांपती थी कि दांत की फीलिंग तक गिर जाती थी। मेरे दोस्त हैं जो हैंगओवर के अगले दिन कहते थे, मैं तो न्यूट्रल में खड़ी बैंडेरांटे से भी ज्यादा कांप रहा हूं। लेकिन अब जरा मेरे साथ सोचो, जरा अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों की कल्पना करो। ऐसे इलाके जो अलग थलग हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और दुर्भाग्यवश लगातार संघर्षों का केंद्र बने हुए हैं। और इन्हीं संघर्षों की वजह से वहां की सड़कों की हालत खराब है, पुल मौजूद नहीं है, ईंधन की गुणवत्ता बेहद खराब है और मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते। इन संघर्षों के बीच कई लोग मदद के मोहताज हैं, लेकिन वहां से निकलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे इलाकों में राशन, दवाइयां और स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचाना एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि इसके लिए ऐसे वाहनों की जरूरत होती है जो किसी भी तरह के रास्ते पर चल सकें और अगर वे खराब हो जाएं तो उनकी मरम्मत वहीं पर की जा सके। टोयोटा ने एक उत्पादन लाइन बनाई जो उन संस्थाओं की जरूरतों को पूरा कर सके जिन्हें इस तरह की गाड़ियों की जरूरत होती है। और वहां ऐसे वाहन बनाए जाते हैं जिनमें न्यूनतम तकनीक होती है। ऐसे मॉडल जो आम डीलरशिप्स में अब बहुत समय से बेचे नहीं जाते। ये गाड़ियां उन संस्थाओं की जरूरतें पूरी करती हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, बॉर्डरलेस डॉक्टर्स, अफ्रीकी सफारी और ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी इलाकों के कुछ किसान। सबसे पसंदीदा मॉडल है लैंड क्रूजर सीरीज 70 एक क्लासिक, जिसने टोयोटा और दुनिया के इतिहास में अपनी यांत्रिक विश्वसनीयता और मजबूती के लिए जगह बनाई है। यह 6 सिलेंडर इनलाइन एचजेड इंजन से लैस है जो 2200 आरपीएम पर 129 हॉर्स पावर पैदा करता है और यह इंजन आज के समय में बिकने वाले सबसे शुद्ध डीजल मैकेनिकल इंजनों में से एक है। बिना टर्बो और न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसे आसानी से मरम्मत किया जा सकता है। और चूंकि यह पहले से ही काफी पुराना है, इसके स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता बहुत अधिक है, जिससे यह उन क्षेत्रों के लिए एक आदर्श इंजन बन जाता है जहां मरम्मत के लिए कुशल श्रमिकों की कमी है। एडजे इंजन को लगभग 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था।
ये कास्ट आयरन से बना होता है और आज के समय में उपलब्ध सबसे शुद्ध डीजल मैकेनिकल इंजनों में से एक है। अफसोस की बात है कि केवल विशेष ग्राहक ही इस इंजन तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह प्रदर्शन और ईंधन की बचत के मामले में कोई बेहतरीन उदाहरण नहीं है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण काम करता है और वह है बहुत लंबे समय तक टिके रहना। ऐसे इंजन मिलना मुश्किल नहीं है जो 1 मिलियन किलोमीटर तक चल चुके हों। लेकिन यह पूरी असेंबली लाइन काम कैसे करती है? ठीक है, ये पिकअप ट्रक जापान से पहले से असेंबल होकर निकलते हैं और जिब्राल्टर में अपनी सबसे साधारण संस्करणों में पहुंचते हैं। 2023 तक ये वाहन बिना पावर विंडो, एयर कंडीशनर, लॉक और एयर बैग के आते थे और आमतौर पर लगभग सभी मैनुअल गियरबॉक्स वाले होते थे। और मैं होते थे कह रहा हूं क्योंकि 2023 में कई वर्षों के बाद टोयोटा ने इन वाहनों को अपडेट किया, जो अब पावर विंडो, एयर बैग और केवल ऑटोमेटिक वर्जन में आते हैं। इसके अलावा उन्होंने आधुनिक नया लुक अपनाया है और इंटीरियर नया किया गया है। हालांकि यह एक मजबूत शैली बनाए रखता है जिसमें ज्यादा डिटेलिंग और फिनिशिंग की परवाह नहीं की गई है। जिब्राल्टर में इन्हें एम्बुलेंस, प्रयोगशालाओं और यहां तक कि 10 लोगों को ले जाने में सक्षम एक संस्करण में बदला जाता है, जो वास्तव में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। सभी में 2 बैटरियां होती हैं, जिनमें से एक रिजर्व होती है। टीकों को ले जाने वाले वाहनों के मामले में उनमें और भी अधिक बैटरियां हो सकती हैं। और याद है मैंने कहा था कि इन जगहों पर आमतौर पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। इसी कारण से टोयोटा इन गाड़ियों को कोडन रेडियो, फ्लाइंग डॉक्टर मॉडल से लैस करती है, जो भले ही सबसे आधुनिक न हो, लेकिन इन्हें खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये गाड़ी जहां भी हो वहां काम करें और टीमों के बीच संचार को आसान बनाए। लेकिन केवल लैंड क्रूजर ही नहीं है जिन्हें मॉडिफाई किया जाता है। कुछ मॉडल जैसे RAV4 प्राडो और यहां तक कि लैंड क्रूजर 300 भी उपलब्ध है। यहां तक कि हिलक्स को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ये गाड़ियां अब भी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं। इंजन का मानकीकरण एक ऐसी चीज है जो इन टीमों को जबरदस्त बढ़त देता है। कल्पना कीजिए कि एम्बुलेंस, लोगों को ले जाने वाले वाहन, मोबाइल लैब और बाकी सब कुछ एक ही इंजन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप मैकेनिकों को सिर्फ उसी इंजन पर काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं, चाहे वो सस्पेंशन के पुर्जे हों या इंजन के। आप एक स्टॉक बनाते हैं और आसानी से एक वाहन से दूसरे में पुर्जे बदल सकते हैं, एक गाड़ी को कैनिबलाइज करके। जैसे अगर आप किसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें से कोई पुर्जा निकालकर किसी यात्री वाहन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रख रखाव कितना आसान बनाता है। लेकिन एक बात है, ये बख्तरबंद नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि टोयोटा अपनी ब्रांड को उस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों से जोड़ना नहीं चाहती। हालांकि अतीत में वे इस बात पर गर्व कर चुके हैं कि हिलक्स रॉयल एयर फोर्स के मर्लिन HC3 हेलीकॉप्टर के अंदर फिट हो सकती है। मैंने जिन मॉडलों का जिक्र किया उनके अलावा अफ्रीकी सफारी, ऑस्ट्रेलिया के फार्मों के लिए भी अनुकूलन किए गए हैं और यहां तक कि कई वाहन यूक्रेन को भी भेजे गए हैं। जिब्राल्टर में होना एक बहुत ही रणनीतिक स्थान है क्योंकि वहां से वाहन तुरंत दुनिया के किसी भी कोने में भेजे जा सकते हैं और हर महीने लगभग 650 वाहन असेंबली लाइन से बाहर निकलते हैं। टोयोटा सिर्फ बिक्री तक ही सीमित नहीं रहती, यह वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण भी देती है। यह याद रखना जरूरी है कि इन कारों में से कुछ का वजन 3 टन से भी ज्यादा हो सकता है और ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करेंगी। इसी कारण ड्राइवरों को एक कोर्स दिया जाता है जिसमें उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं और ब्रेक या क्लच जैसे हिस्सों का अनावश्यक घिसाव न हो। इसके अलावा कार की बुनियादी मरम्मत का एक कोर्स भी दिया जाता है। जब आप ऐसे इलाके में होते हैं जहां न तो पुर्जे आसानी से मिलते हैं और न ही मैकेनिक, तो कम समस्याएं बेहतर होती हैं। और अगर कोई समस्या हो तो बेहतर है आप उसे खुद हल कर सकें। वर्तमान में जैसे टोयोटा सरल वाहन बनाकर इन समूहों को देती है, लंबे समय तक निसान और मित्सुबिशी ने भी इनकी जरूरतें पूरी करने को उत्पादन लाइनें बनाए रखी। क्योंकि मांग ज्यादा नहीं और इन अन्य कंपनियों को कुछ संकटों का सामना करना पड़ा, वे इस क्षेत्र से बाहर हो गए। इसलिए टोयोटा बिना किसी परेशानी के इन विशेष समूहों को बेहद सरल वाहन प्रदान करने के क्षेत्र में पूरी तरह से हावी है। शायद अगर टोयोटा ट्रांसअमेजोनिका को जानती तो वे यहां भी यह गाड़ी बेचना शुरू कर देते, क्योंकि वहां तो हालात वाकई में बेहद कठिन है। लेकिन जाहिर है हमारे उत्सर्जन कानूनों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। और मैं आपसे एक बात कबूल करना चाहता हूं, जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितना मजेदार होता यार अगर मैं किसी डीलरशिप पर जाकर एक ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर सीरीज 70 खरीद पाता, सिर्फ उस प्लास्टिक कवर वाले सीट के साथ और वो नई गाड़ी की खुशबू।
एक मजबूत भरोसेमंद गाड़ी जिसमें आप टूल बॉक्स उठाकर कभी कभी इंजन के साथ थोड़ा मजा भी कर सकते हैं। यार मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसी गाड़ी खरीदी तो मुझे कभी भी गाड़ी को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल करने में इतना मजा लूंगा। वीडियो पसंद आया? बढ़िया है ना? मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत पसंद आया, तो फिर एक बढ़िया सा लाइक जरूर देना और एक कमेंट छोड़ना ताकि हम जुड़ सके। चैनल के बाकी वीडियो देखना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।